अनामिका ऑटो लेकर इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखने आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। घर लौट के देखती है घर के सामने एक अमीरों वाली गाड़ी लगी हुई है और फिर मन ही मन सोचती है, इतनी महंगी गाड़ी से हमारे घर में कोई आया है, आखिर में कौन है वो? ये सोचकर अनामिका अंदर जाती है। देखती है शारदा, प्रसाद, रमेश चेयर पे बैठे हैं, साथ ही उनके एक रिश्तेदार दिवाकर भी है और पिता रमन वहाँ पे खड़े थे। अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अभी तुम्हारी सगाई होगी बेटा। देखो वो गोरा लड़का जो बैठा हुआ है वो तुम्हें देखने आया है। पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा कहकर वो अपने पिताजी को बगान के तरफ ले जाती है। वहाँ ले जाके वो समझाती है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। इस पे रमन कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते। जो बची कुची जमीन है उसे बेचकर वो उसकी शादी कराना चाहते हैं। उसके पति के हाथों में अगर दे दिया तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। इस बात को लेकर वो दोनों लड़ने लगे। बाप बेटे की लड़ाई सुनकर जो लोग घर के अंदर थे वो बगान की तरफ आ जाते हैं। देखो अनामिका, शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ना? हाँ अनामिका, बहू होने के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, हम नाक नहीं कहेंगे। अच्छे से पढ़ो और अपनी इच्छा पूरी करो। माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर प्रसाद बड़े आश्चर्य होते हैं। शारदा देख लेती है, जाके उन्हें हिलाती है। फिर प्रसाद खुद को संभालते हैं। आप भी कहिए जी। हाँ, पढ़ सकती हो बेटा। प्रसाद की बातें सुन के अनामिका और रमन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर बड़े धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी होती है। फिर खुशी की आंसू लेकर रमन अपनी बेटी को नया परिवार शुरू करने के लिए भेज देते हैं। अनामिका उस घर में कदम रखती है इसी आशा के साथ कि वो पढ़ाई कर सकती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वो अनामिका से घर का सारा काम काज, खाना पकाना सब करवाते थे। फिर जब भी वो पढ़ाई लिखाई शुरू करने की बात करती थी, माँ बेटा कुछ न कुछ बहाना बना के उसे डांट दिया करते थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने के दौरान अनामिका अपनी पढ़ाई की बात उनसे पूछ ही लेती है। नमक मिर्च पाउडर बिना चटनी बनाई हो, पहले सीखो नमक मिर्च पाउडर कितना डालना है चटनी बनाने में, फिर डॉक्टर की पढ़ाई करने की बात सोचना। ऐसा कहकर शारदा चटनी उठा के अनामिका के मुंह पर फेंक देती है। अनामिका के मुंह पे चटनी पड़ते ही अनामिका का चेहरा जलने लगता है। उसकी परवाह नहीं की, पर उसे लगा कि उसे ठगा गया है, इसलिए वो रोने लगी। उसे रोते देख प्रसाद को बहुत बुरा लगता है। मिर्च वाली चटनी आंखों में गिरा तो जल रहा है ना? मसालेदार चटनी आंखों पे गिरने पे अगर वो मैं धो लूं तो उसका जलन चला जाएगा, पर जो धोखाधड़ी आप लोगों ने मेरे साथ किया है उससे मेरे दिल पे बहुत चोट लगी है। उसके लिए संतावना कौन देगा? मुझे पता है तुम्हारे दुख का एक ही दवा है, वो है पढ़ाई, लेकिन इस घर में वो तुम्हें बिल्कुल पढ़ने नहीं देंगे। इस तरह से बहुत उदास होकर प्रसाद ने कहा। उधर बेडरूम में रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने अनामिका को बुलाया। अनामिका हॉल से फाइल लेकर अपने बेडरूम में जाती है। अजी, मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? हाँ अनामिका, मैं कितनी बार कहूँ, ये पढ़ाई लिखाई सब छोड़ो, पहले अच्छे से ये गंदा कमीज धोना सीखो, लोग देखकर ऑफिस में हंसते हैं। इस तरह से झुंझला कर कहा और अनामिका के मुंह पर शर्ट फेंक के वो वहाँ से चला गया। इस तरह से वो जब भी अपने पति या सासू माँ से पढ़ाई की बात पूछती थी, उसे अपने पति और सासू माँ से डांट, यहाँ तक कि कई बार तो उसे मार भी पड़ती थी। अपनी बहू की पढ़ाई की रुचि देखकर एक दिन प्रसाद शारदा से जाकर इस बारे में पूछते हैं। देखिए, वैसे भी अपने बेटे के लिए हमें बहुत खूबसूरत लड़की तो नहीं मिली, इसीलिए हमने झूठ बोला। मुझे और बेटे को लगातार दुख क्यों देना, धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में भूल जाएगी। यही सोचकर हम अनामिका को इस घर की बहू बना के ले आए। ये बात सुनते ही अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन रात में ससुर जी प्रसाद की मदद से अनामिका घर से बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन अनामिका कहीं नहीं मिलती। अगर ये बात वो जाकर किसी से कहते तो उनकी इज्जत पे आंच आ जाती कि वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया, इन लोग अपनी बहू को नहीं समझ पाए, सभी लोग आके इन्हीं को डांटते। अब चूंकि सभी लोग उन्हीं को डांटते, इसीलिए अनामिका की ये बात वो किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। इस तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका घर से भाग के निकली थी और सीधा शहर चली गई थी। वहाँ एक पिज्जा शॉप में काम करती थी और साथ ही साथ अपनी MBBS की पढ़ाई करने लगी।
बीच बीच में वो फोन करके प्रसाद से बात भी करती थी। प्रसाद कभी कभी उसके कॉलेज के फीस दे दिया करते थे ताकि अनामिका का सपना पूरा हो सके। देखते ही देखते कठिन परिश्रम के साथ अनामिका डॉक्टर बन जाती है। शहर के एक बड़े से अस्पताल में अनामिका काम करती है और अपनी सर्विस की वजह से वो फेमस डॉक्टर बन जाती है। अब शारदा धीरे धीरे बीमार होने लगी। बहू भी नहीं थी कि वो आके घर में दिया जलाए। फिर एक दिन बहुत दुखी होकर प्रसाद रमेश के पास आके कहते हैं, अरे अनामिका को आज पढ़ने देते तो घर पे दीपक जलाने वाला कोई होता, तुम्हारा वो ख्याल रखती। बेटे के साथ साथ पति भी बनना चाहिए, वो आज तुम्हें पिता का स्थान देती। फिर शारदा और रमेश ने कहा कि वो तहे दिल से अनामिका के पास जाकर माफी मांगेंगे। फिर प्रसाद उन्हें अस्पताल ले जाते हैं जहां अनामिका डॉक्टर बनके काम किया करती थी। अनामिका को वहां डॉक्टर के रूप में देखकर वो बहुत खुश होते हैं। रमेश और शारदा जाके उससे माफी मांगने लगते हैं। रमेश विनती करने लगता है, आप लोग माफ कर दीजिएगा, आप लोग की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी, पर मनोहर ने मेरी तकलीफ समझी तो मैंने उनसे शादी कर ली। आप लोग 1 मिनट रुकिए। फिर वो अपना फोन उठा के मनोहर को फोन करती है और उसके कैबिन में आने के लिए कहती है। 2 मिनट के अंदर ही मनोहर वहाँ पे आ जाते हैं। उनसे मनोहर की वो परिचय कराती है। सासू माँ, आपने हमेशा सास जैसा सोचा, कभी माँ जैसा नहीं सोचा। उसने ये बात शारदा से कही, पर उसका कहने का उद्देश्य माँ बेटा दोनों के लिए था। आप लोगों को अपनी पत्नी की इच्छा, आशा, उपलब्धियों को जानना चाहिए। पहले जानिए, अपनी पत्नी को भी सम्मान करना चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो वो दोनों समझ गए कि जैसा उन्होंने व्यवहार किया है उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिर वो प्रसाद के उद्देश्य में कहती है, पिताजी 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वो प्रसाद के पैर छूती है। आप केवल नाम के ससुर जी है, आपने पिता की तरह समझा, समर्थन किया, नेतृत्व किया। अब आप ही माता पिता के तहत हमारी शादी करवाए। ये सुनकर प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने अनामिका को दिल से आशीर्वाद दिया। फिर शुभ अवसर देखकर अनामिका और मनोहर की उन्होंने शादी करवा दी और फिर वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे। एक अमीर लड़का रमेश जो कि 30 साल का था और एक गरीब लड़की अनामिका जो कि 25 साल की थी उसे शादी करके घर ले आता है। बेटे ने जब ये बात अपनी माँ को बताया तो माँ गुस्से से पागल हो गई, पर पिता प्रसाद बहुत खुश थे। अहंकार दिखाते हुए शारदा कहने लगती है, अरे बहू, तुम्हारे पिता का क्या व्यापार है, कितना कमा लेते हैं साल में? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, हमारा कोई कंपनी नहीं है। हम तो मध्यवित्त परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारी आर्थिक परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। जो तनख्वाह हमें कंपनी से मिलती है हम उसी से गुजारा चला लेते हैं। ये सुन के शारदा तो आश्चर्य हो जाती है। फिर वो गुस्से से कहने लगती है, क्या कर्मचारी की बेटी बनके आके मेरी बहू बन गई? मैं ये नहीं मान सकती। मेरा स्टेटस का क्या होगा? 1 सेकंड के लिए भी ये लड़की मेरे सामने नहीं रह सकती। मैं अपनी आंखें बंद करके खोलूंगी। अगर फिर भी ये सामने रही तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? अगर उसके पास कुछ नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं अनामिका से प्यार करके शादी किया हूँ। वो मिडिल क्लास से हो सकती है पर मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम यहाँ पे रहे तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं उसे यहाँ से अकेले नहीं भेज सकता हूँ, ना ही उसके बिना रह सकता हूँ। ऊपर से जिंदगी भर साथ निभाने का मैंने वादा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो गरीब लड़की नहीं है माँ, वो मेरी पत्नी है। अगर तुम उसे नहीं पसंद करती हो तो बता दो, हम चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। बस एक लड़की के लिए तुम अपनी माँ से दूर चले जाओगे? माँ, अनामिका को जाने बगैर तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अनामिका बहुत अच्छी लड़की है, मैंने पसंद करके उससे शादी की है। फिर क्यों इस तरह लड़ाई? हम चले जाएंगे ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही रहो। तुम उस लड़की को चाहते हो, हम तुम्हें चाहते हैं, फिर दूर जाने की क्या जरूरत, यही रहो। ऐसा कह के शारदा हॉल से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनामिका, माँ की बातों को दिल से मत लगाना, धीरे धीरे वो तुम्हें जरूर समझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। अरे रमेश, ऐसी कोई बात नहीं। सासू माँ की जगह पे कोई भी रहे तो वो ऐसा ही सोचेगा। मुझे बुरा नहीं लगा, वो मुझे पसंद करती है। बस मैं मिडिल क्लास से हूँ, ये उन्हें पसंद नहीं, बस यही बात है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका कॉफी बना के शारदा के कमरे में ले जाती है। शारदा नींद से उठ के बिस्तर पे बैठती है। देखो,
तुम अपना मिडिल क्लास वाला चेहरा लेकर सुबह सुबह मेरे कमरे में इस तरह से मत आया करो। आइंदा अगर आई ना तो ठीक नहीं होगा। ठीक है सासू माँ। सासू माँ की इस तरह की बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। तब तक ससुर जी प्रसाद वहाँ पे आके कहने लगते हैं, बेटा अनामिका, कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट था। पैसे दे के भी ये स्वाद बाजार में नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं बेटा, मेरे बेटे ने मुझे सब बात बताई थी। मैंने हाँ कहा तभी शादी की। इतने दिनों से मैं तुम्हें नहीं जानता था, पर तुमने जो प्यार और सहानुभूति दिखाई है हमें, उससे हमारा दिल जीत लिया है। सासू माँ की बातों पर ध्यान मत देना, एक ना एक दिन समझ जाएगी। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। धन्यवाद क्यों कहना, मेरी बेटी होती तो तुम्हारी तरह ही होती। वैसे भी तुम मेरी बेटी ही हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आके बताना। ठीक है पिताजी, मैं आपसे ही कहूँगी। सुना तुम मटन बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो, बेटे ने बताया। एक काम करो, नाश्ता ना बना के बिरयानी बनाओ, 2 बार खा लेंगे। तुम्हारी सासू माँ को भी बिरयानी बहुत पसंद है। मैं बनाई हूँ ये सुन के वो नहीं खाएंगी पिताजी। मैं वो संभाल लूंगा, तुम जाके बनाओ। ठीक है पिताजी। अनामिका किचन में जाके खाना पकाने लगती है। तभी वहाँ पे शारदा आती है। अनामिका को किचन में देख के शारदा गुस्से से हॉल में चली जाती है। नींद से उठने के बाद शारदा को आदत थी नींबू और गर्म पानी पीने की, इसीलिए वो किचन में गई थी। पर वहाँ पे क्योंकि उसने अनामिका को देखा तो वो मन ही मन सोचने लगी, अब क्या करूं? किचन में गई थी पर वो मिडिल क्लास लड़की वहीं पे है। मैं उसे जाकर पूछूं क्या? छी, ऐसे भी मुझे कैसे भी करके उसे किचन से बाहर निकालना होगा। अब मैं क्या करूं? शारदा सोचने लगती है। तभी उससे एक तरकीब सूझती है। शारदा का चेहरा खिल उठता है। हाँ, ऐसा करूंगी तो वो किचन से बाहर चली जाएगी। फिर मैं गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो किचन में आती है। तभी देखती है किचन काउंटर में सब्जी रखी हुई है। ये सब्जी यहाँ क्यों रखे हैं? सारे तो खराब हो गए हैं। ऐसा कहते हुए वो जानबूझ के सारी सब्जियां अनामिका के ऊपर गिरा देती है। पूरी बात अनामिका को समझ में आ जाती है। उसके बाद उसे अंडे दिखते हैं। अंडों को देखने के बाद शारदा कहने लगती है, ये कैसे अंडे हैं? कुछ काले हैं, कुछ सफेद है। ये अच्छे नहीं है। और ये अंडों को भी देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा कह के वो अंडे भी अनामिका पे फेंकने लगती है। सासू माँ, आपके अंडे फेंकने हो गए तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो बार बार जाके मुझे नहाना होगा। आपके हो गए होंगे तो मैं एक ही बार में नहा के आ जाऊंगी। पहले तो तुम अभी जाओ, मुझे दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका हंस के वहाँ से चली जाती है। शारदा जाके किचन में गर्म पानी चढ़ाती है और अपनी साड़ी चूल्हे पर रख देती है। साड़ी में तुरंत आग लग जाती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वो इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सुनकर प्रसाद वहाँ पे आते हैं, पर वो अंदर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे आग जल रही थी। लेकिन अनामिका तुरंत आके बहादुरी दिखाते हुए किचन में जाती है और सासू माँ को बचा के ले आती है। तब तक रमेश भी आ जाता है। सास बहू को इस तरह देखकर रमेश और उसके पिता प्रसाद दोनों खुश हो जाते हैं। अब दोनों आग से बाहर थी। शारदा अपनी बहू को कस के गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी, पर तुम अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सासू माँ, आप मुझे माफ करने के लिए क्यों कह रही है? आप मुझे समझ गई, यही मेरे लिए काफी है। अनामिका इस तरह कहती है। शारदा अपने आप को बदल के अनामिका को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। तब से सास बहू के रिश्ते से हटके वो दोनों माँ बेटी के तरह रहने लगती है। शारदा की खुद की बेटी नहीं थी, पर वो अनामिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अब चूंकि अनामिका मटन बिरयानी बनाने में बहुत ही स्पेशलिस्ट थी, इसीलिए शारदा और प्रसाद अनामिका का हाथ का बना हुआ मटन बिरयानी खाकर बहुत खुश हुआ करते थे। इस तरह से गरीब बहू रानी अनामिका शारदा और प्रसाद का दिल जीत लेती है और शारदा प्रसाद भी अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं।